नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूना द सिल्वा का भव्य स्वागत किया और उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन भी किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, इस स्टेट विजिट के दौरान भारत में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। नई दिल्ली में एक सच्चे दोस्त का स्वागत करना हमारे लिए विशेष खुशी की बात है। मुझे पता है कि यह आपका भारत का छठा दौरा है और हर यात्रा के साथ हमारे मित्र संबंध और भी मजबूत हुए हैं। इस स्टेट विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दावत में विभिन्न सरकारी और कूटनीतिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। आपके इस राजकीय दौर पर भारत में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रही है। नई दिल्ली में एक सच्चे मित्र का पूर्ण स्वागत करना हमारे लिए विशेष आनंद का विषय है। मुझे ज्ञान है कि ये आपका भारत का छठा दौरा है। आपकी प्रत्येक यात्रा के साथ हमारे मित्रपूर्ण संबंध और भी सुदृढ़ हुए। नमस्कार एंड वेलकम। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। मन की बात कार्यक्रम में 131वां एपिसोड एआई पर बात कर सकते हैं पीएम मोदी। तो वही आपको बताते चले, एआई पर बात कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। आज मन की बात कार्यक्रम, वही मन की बात कार्यक्रम का ये 131वां एपिसोड है। एआई पर बात कर सकते हैं पीएम मोदी। वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात, जहां इस दौरान एआई पर भी बात कर सकते हैं पीएम। और साथ ही आपको बताते चले 131वां एपिसोड है ये मन की बात का, जिस दौरान एआई पर बात करते सुनाई दे सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो वही आपको बताते चले एआई पर बात कर सकते हैं पीएम। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मेरठ का दौरा करेंगे, जहां वे करीब 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारत के पहले नमो भारत आरआरटीएस का भी उद्घाटन करेंगे और पूरा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर देश को समर्पित करेंगे। वहीं मेरठ प्रशासन ने प्रधानमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेरठ का दौरा, जहां 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर सकते हैं पीएम। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता जुड़ चुके हैं। आदित्य, मैं जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी मेरठ का दौरा करेंगे, साथ ही 12,930 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमो भारत और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इस अवसर पर जो मेरठ साउथ स्टेशन है, वहां पर जनसभा भी आयोजित की गई है। इसके अलावा परियोजनाओं का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दूं, सुबह करीब 11:30 बजे शताब्दी नगर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री जो 12:30 बजे आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही हरी झंडी दिखाकर नमो भारत ट्रेन को रवाना करेंगे और जनता को सौंप देंगे कि लीजिए, आनंद लीजिए इसका। जो हमने कहा था कि घंटों का सफर मिनटों में, वो हमने कर दिखाया है। इसके अलावा एक बड़ी जनसभा को आयोजित की गई है। 1 बजे जो है दक्षिण स्टेशन पर ये आयोजित की गई है जनसभा। इसमें नरेंद्र मोदी पूरा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई बड़ी योजनाओं को शिलान्यास भी वो कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो 12,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ पूरा मेट्रो है, इसे जनता को सौंप दिया जाएगा। काफी लोगों को सहूलियत होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर रूट डाइवर्जन पूरी तरीके से कर दिया गया, दिल्ली और मेरठ हाईवे को बंद कर दिया गया है। कोई भी वाहन यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा लाखों लोगों का इंतजाम किया गया है जो कार्यक्रम स्थल है।
इसके लिए तैयारियां भाजपा पहले ही कर चुकी थी। इसके अलावा वहाँ जो विधायक है, सांसद है, उन्होंने भी लोगों को कहा है कि आप भी कार्यक्रम में पहुंचिए। इसके अलावा इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के मेरठ पर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का संचालन शुरू होना है। इसके चलते मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और आधुनिक रहेगी। माना जा रहा है कि जब मेट्रो चालू हो जाएगी तो औद्योगिक को तो पंख लगेगा। इसके अलावा साथ ही लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे विदाई के बाद मुख्यमंत्री मेरठ दक्षिण स्टेशन पर कुछ समय रुककर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे वो भी हेलीपैड से हेलन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। माना जा रहा है बेहद ही खास ये कार्यक्रम रहने वाला है। विपक्ष की बीच को लेकर निगाहें हैं। इसके लिए तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहने वाली है। जी आदित्य, मैं जानना चाहूंगी प्रशासन ने पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर क्या तैयारियां की हैं? बिल्कुल, पिछले 10 दिनों से ये तैयारियां चल रही थी। अगर बात करूं रूट डाइवर्जन की तो दिल्ली जो एयर की जो पूरी परतापुर रोड है वो बंद कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली और देहरादून वाला एक्सप्रेस है वो भी बंद कर दिया गया है। तो और बात करूं सुरक्षा की तो एसपीजी हो या थाना पुलिस हो, एलआईयू हो, लोकल इंटेलिजेंस हो, सारे अधिकारी हैं जो आसपास की फोर्स में डिप्लॉय कर लीजिए। हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और गाजियाबाद, नोएडा तमाम जिलों के अधिकारी, एसडीएमओ, एडीएमओ या और आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सभी को व्यवस्थाओं में लगाया गया है। बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है और हजारों की संख्या में 1200 पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। सीसीटीवी कैमरे से पूरी जनसभा को लैस किया गया है। सब पूरी तरीके से अधिकारी निगरानी करेंगे। जी आदित्य, ये पीएम के इस दौरे का पश्चिमी यूपी की राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को भी साधेंगे। इसके अलावा जितने भी नौकर पेशी वाले लोग हैं उन्हें भी साधने की कोशिश करेंगे। विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा क्योंकि आउटर रिंग रोड की बात हो या सीएम ग्रिड के तहत चल रहे विकास कार्यों की बात हो या मेरठ में कई करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड टाउनशिप का भी निर्माण होना है। तो ये सब बातें, विकास एक बड़ा मुद्दा रहेगा और विकास को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। इसी के साथ जो बच्चे हैं उनको लेकर नरेंद्र मोदी रैपिड में सफर करेंगे और एक बड़ा संदेश देंगे। जी आदित्य, पीएम रैपिड रेल की तो मेरठ को सौगात दे ही रहे, और किन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं मेरठ को पीएम? देखिए, बिल्कुल माना जा रहा है बड़ा पिटारा सरकार यहाँ पर खोल सकती है विकास का। इसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप है और बाकी क्या सरकार नया करती है, किसानों के लिए क्या कुछ कह सकती है या बच्चों के लिए क्या कुछ कह सकती है, ये देखना होगा। सभी की निगाह इस कार्यक्रम पे है। जी आदित्य, मैं जानना चाहूंगी स्थानीय लोगों और व्यापारियों को इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं? पीएम के इस दौरे को लेकर स्थानीय व्यापारी और स्थानीय लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल, जब ये माना जा रहा है जब रैपिड चालू होगी तो उद्योग को पंख लगेगा। जो लोग हैं वो इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करेंगे मेरठ में आके। माना जा रहा है कि व्यापारियों और लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। इसी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ बड़े सौगात दे सकते हैं मेरठ को। तो सबकी लोगों की निगाह इसी पर है। जी आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में विभिन्न मुद्दों पर बयान देते हुए कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब की हालत कांग्रेस ने पहले बिगाड़ी थी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने वहां के हालात और खराब कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए। वहीं हरियाणा में उनकी सरकार बुजुर्गों को सबसे अधिक वृद्धावस्था पेंशन देने और सभी फैसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देने का भी काम कर रही है। सैनी ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला किया और कहा कि वह विदेशों में जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਜ਼ਾਬਾਗ ਦਿਖਾਤੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਜ਼ਾਬਾਗ ਦਿਖਾਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ कैसे बचाया जाए। उस बचाने ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ में ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੜੇ ਸਜ਼ਾਬਾਗ ਦਿਖਾਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ 80 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 80 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ हमने भी वायदा किया सी। ਅੱਜ देश में सबसे ज़्यादा ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ जो सम्मान भत्ता देने का काम कर रहा है तो हरियाणा कर रहा। 3200 रुपये देने का ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ MSP पर खरीदने का काम कर रही है। यहाँ इन्होंने ਜਿਹੜੀ फसल केंद्र खरीदा है ਝੋਨੇ ਦੀ और गेहूं ਦੀ, वो केंद्र खरीदता है। यहाँ की सरकार तो कुछ कम खरीदण का कर नहीं रही है। साडी सरकार किसानां नूं अगर उन्हां दी सब्जी की फसल दे विच अगर घाटा पड़ता है तो उसका आनी है तो असी उसका मुआवजा दे सकीए। साडी सरकार ने पिछले 11 सालों के 15,500 करोड़ रुपया अगर मेरे किसान की फसल का खराबा होया उन्होंने खाते विच पहुँचाने का काम किया है। यहाँ तो पंजाब दे विच बाढ़ आ गई सी और बाढ़ आई सी, बड़े बड़े वायदे किए सी। उस जदों सरकार इत्थे आउणी सी, आम आदमी के लोगों ने बड़े बड़िया बातां कीतियां सी, बड़े बड़े वायदे किए सी कि साडे पास तो पैसा है और उहते किसी ते मंगण की जरूरत नहीं है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आयोजित आनंदम फेस्ट 2026 को संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फेस्ट में जनता और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस तहत के कार्य आपको बता दें, इस तरह के कार्यक्रम सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग और भागीदारी की सराहना भी की। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत ही खुशी का अवसर है और दूसरा खुशी का अवसर ये है
कि आपकी अपनी विधायक शिखा राय जी के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। आपके आशीर्वाद से, आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाई जो 365 दिन इस लक्ष्य के साथ काम करती रही कि हमें दिल्ली की जरूरतों को पूरा करना है, दिल्ली की समस्याओं को समाधान देना है। दिल्ली सालों से अपनी छोटी छोटी आशाओं के लिए तरस रही थी। पानी, सीवर, ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन, ये सारी दिल्ली की समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही थी। पर 1 साल के अंदर इन 365 दिनों में हमने ये कोशिश की कि इन समस्याओं को समाधान दिया जाए और उसके साथ साथ दिल्ली में इस तरह के आनंद उत्सव भी मनाए जाएं, जहां एक बड़े परिवार के रूप में हम सब इकट्ठे होकर के अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दतिया जिले में सिंध नदी पर बने नए पुल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस पुल का निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पुल के निर्माण से इलाके के यातायात में सुधार होगा और न केवल दतिया बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। इससे क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सिंध नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन क्षेत्र के नागरिकों के लिए खुशी का अवसर बना और मुख्यमंत्री ने सभी से इसे सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का वादा किया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में 44वीं हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक की अध्यक्षता की और 44,200 करोड़ रुपए की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य में टेक्नोलॉजी पर आधारित औद्योगिकरण को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से लगभग 9,000 नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। HLCA की इस बैठक में परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और साथ ही उनके आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा को देश की अग्रणी औद्योगिक राज्यों में स्थान दिलाने के लिए इस तरह के बड़े निवेश की जरूरत है। तो वहीं हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने उनके आवास पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद कल्याण से मुलाकात की। इस अवसर पर स्पीकर ने मंत्री का हालचाल जाना और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना भी की। मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी सौहार्द और सहयोग के महत्व पर भी चर्चा की। स्पीकर कल्याण ने कहा कि ऐसे सौहार्दपूर्ण संबंध और नेताओं के बीच आपसी संवाद लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाते हैं। अनिल विज ने भी स्पीकर का धन्यवाद करते हुए स्वस्थ जीवन और सकारात्मक राजनीति में योगदान की कामना व्यक्त की। मुलाकात में भविष्य की हरियाणा के विकास और जनहित के कार्यों पर चर्चा करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से पाकिस्तान की ISI और बांग्लादेश के आतंकवादी समूहों के समर्थन में आतंकी साजिश रचने के आरोप में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस आरोपियों को आगे की जांच के लिए नेशनल कैपिटल ला रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बांग्लादेशी नागरिक शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए।
आरोपियों पर सोशल मीडिया पर आतंकवादी कंटेंट पोस्ट करने का भी आरोप है। जांच के दौरान पता चला कि ये आरोपी शहरों में टोही करने और दिल्ली में फ्री कश्मीर जैसे पोस्टर लगाने की योजना में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से, 6 को तमिलनाडु से पकड़ा गया। तो वहीं द्वारका सेक्टर 6 23 साल के साहिल धनेशरा की सड़क हादसे में मौत के बाद इंसाफ की मांग को लेकर द्वारका सेक्टर 6 में कैंडल लाइट पोस्टर मार्च निकाला गया। वहीं साहिल की मां ईना मकान भी इस आपको बता दें प्रोटेस्ट में शामिल हुई, जहां जानकारी के अनुसार साहिल की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी, जब एक एक्सयूवी जिसे कथित तौर पर एक नाबालिग चला रहा था, उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों और साहिल के परिचितों में गहरा आक्रोश पैदा किया। प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने न्याय की मांग करते हुए नारों के माध्यम से अपनी आवाज उठाई और संबंधित अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही की अपील की। मार्च का उद्देश्य न केवल साहिल के परिवार को न्याय दिलाना, बल्कि सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन पर भी ध्यान आकर्षित करना था। तो वहीं दिल्ली में आयोजित कांग्रेस नई दिल्ली मैराथन के 11वें संस्करण की शुरुआत पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने हरी झंडी दिखाकर की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धावकों और खेल प्रेमियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान रोहन बोपन्ना ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। मैराथन के विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो वहीं वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हाल ही में फर्जी मुकदमे के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस फर्जी मुकदमे को दायर किया गया है, उसकी सच्चाई सामने आएगी और न्यायालय को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। स्वामी ने आरोप लगाया कि यह मुकदमा उन लोगों द्वारा बनाया गया जिनका स्वयं और आपराधिक इतिहास रहा है और जिन्होंने पहले भी कई फर्जी मामलों के जरिए उगाही का भी काम किया है। उन्होंने ये भी कहा, साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है वह रामभद्राचार्य का शिष्य बना जाता है और फिर उनके ऊपर झूठे आरोप लगाता है। ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है, आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री सीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री सीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है, ये आरोप कहाँ से आ रहा है, रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम
तो वहीं नेशनल हाईवे 49 पर सारगुजोड़ा सदर पुलिस स्टेशन के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक पुलिस एसयूवी और एक भारी ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी। झारसुगुड़ा एसपी गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए ठप हो गया। एसपी ने कहा कि ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया गया है और घटना की पूरी तरह से जांच की जा रही है। तो वहीं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के सुपर 8 मुकाबले से पहले प्रयागराज के शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी मंदिर में विशेष प्रार्थना और आरती का आयोजन किया गया। मंदिर में भक्तों और स्थानीय लोगों ने टीम इंडिया की जीत और खिलाड़ियों की सफलता के लिए हवन पूजन और आरती की। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही जिन्होंने टीम इंडिया की विजय के लिए मनोकामनाएं की। इस अवसर पर धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा और आरती संपन्न कराई गई। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।